यस सो वेलकम वेलकम वेलकम। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस नवरात्रि स्पेशल लेक्चर सीरीज के डे 7 में। आज नवरात्रि का डे 7 है और आज हम लोग मेनोपॉजल केयर किस तरीके से आपको लेनी है, क्योंकि वुमेन्स की लाइफ में हर एक स्टेज में अलग अलग बोलते हैं ना हेल्थ इश्यूज आते हैं या हेल्थ के रिलेशन में प्रॉब्लम होते हैं। सो हमने देखा, पहले हमने मेंस्ट्रुअल इश्यूज देखे, फिर स्किन का जो स्तन है या ब्रेस्ट है उसके रिलेशन वाले कुछ प्रॉब्लम देखे, गर्भ संस्कार के बारे में कल हमने बात की। और आज के सेशन में हम लोग मेनोपॉजल जो सिंड्रोम होता है या मेनोपॉजल एज में जो प्रॉब्लम्स हम सभी फीमेल को फेस करने होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यस, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। यस, तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है दैट इज मेनोपॉजल केयर विथ आयुर्वेदा। सो सबसे पहले भगवान आराध्य, हम आयुर्वेद के आराध्य दैवत भगवान श्री धन्वंतरी और मेरे आराध्य दैवत भगवान श्री स्वामी नारायण, और आज की हमारी जो नवरात्रि की 7वें जो दिन की देवी माता है कालरात्रि देवी, उसको नमन करके आज की इस सेशन की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि मेनोपॉजल जो भी प्रॉब्लम होता है या सिम्टम्स आते हैं, ये कोई बीमारी नहीं है। दिस इज द जर्नी है, एक फ्लो है, एक हमारे लाइफ में आने वाला एक टप्पा है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक स्टेज है कि जो सभी को उसके माध्यम से फेस करना पड़ता है या जाना पड़ता है। सो इट इज अ नेचुरल जर्नी टू द ग्रेसफुल एजिंग। आपका एजिंग होने वाला है, अभी आप यंग एज से लेके थोड़े से और बुढ़ापे की तरफ का जो जर्नी है दैट इज द इन बिटवीन की ये फेज है। सो मेनोपॉज इज नॉट द एंड, इट इज द न्यू बिगिनिंग। अगर आपने सही तरीके से इसको समझ लिया और इसमें होने वाले सभी सिम्टम्स को अगर अच्छी तरीके से कुछ नेचुरल तरीके से सपोर्ट लेके आयुर्वेदिक मेडिसिन का या फिर डाइट और एक्सरसाइज करके, तो डेफिनेटली ये जो आपका मेनोपॉज है वो ग्रेसफुल हो सकता है। वो आपको तकलीफ देने वाला नहीं परंतु आनंददायी भी हो सकता है। और इसीलिए आपको इस मेनोपॉज को समझना आवश्यक है, क्योंकि दिस इज ये कोई बीमारी है ही नहीं। जैसे हम लोग बोलते प्रेगनेंसी है, ये कोई बीमारी नहीं है, बट दिस इज द आपके लाइफ में आने वाली एक स्टेज है दैट इज द फिजियोलॉजिकल चेंजेस। बॉडी में जो भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के दरमियान, वो जैसे फिजियोलॉजिकल होते हैं, वैसे एमसी जाने के टाइम पे बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं और इसी को हम लोग मेनोपॉजल सिंड्रोम या मेनोपॉजल जो प्रॉब्लम्स है वो बोलते हैं। सो दिस इज नॉट द बीमार या कोई डिसीज नहीं है, बट दिस इज द फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ योर बॉडी। दिस इज द नॉर्मल कंडीशन जो हर एक महिलाओं को हर अपनी एज के 40-45 के बाद फील करना होता है। सो व्हाट इज मेनोपॉज? दिस इज द नेचुरल फेज जो हर एक वुमेन्स की लाइफ में आती है। नॉर्मल एवरेज एज कितना होता है? तो 45 to 55 ईयर्स। बहुत सारी महिलाओं में 42-43 के बाद प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम भी होते हैं, कि जिसमें और अर्ली मतलब मेनोपॉज अभी आया नहीं है लेकिन फिर भी उनको कुछ फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे कुछ सिम्टम्स आते हैं। सो दैट इज प्री मेनोपॉजल। बट नॉर्मल मेनोपॉज जो है 45 से लेके 55 तक की एज में हो सकता है। इट मार्क्स द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड एट द एज ऑफ 14 ईयर्स या 13 ईयर्स शुरू हुआ है, उसका एंड होने का अभी समय आया है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी चीज जब एंड होती है तब उसका इफेक्ट थोड़ा अलग होता है। जैसे नॉर्मली हम लोग एग्जांपल देते हैं कि जब दिया होता है, जब हम लोग भगवान के सामने दिया लगाते हैं या दिवाली में जो पंटी या दिया लगाया जाता है, तब नॉर्मली वो अच्छी तरीके से जलता है, स्टैग्नेंटली, एक स्पेशल उसका एक फ्लो होता है। परंतु जब वो बुझने वाला होता है, कभी कभी वो ज्यादा फ्लेयर अप होता है, ज्यादा ही उसकी आग, जैसे बड़ा लाइट होता है, बहुत मात्रा में उसका प्रकाश मिलता है हमको। द सेम वे ये जब, लेकिन वो हमको समझना है कि अब ये दिया बुझने वाला है, इसकी वजह से ये इतना सारा प्रकाश आ रहा है। द सेम वे मेंस्ट्रुअल पीरियड भी जब चला जाता है, तब कितनी महिलाओं को बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लो होता है, इतना हेवी ब्लीडिंग उनको होती कि बहुत ज्यादा ही, मतलब 7-8 दिन तक और ज्यादा पैड यूज करने पड़ते हैं। और कुछ महिलाओं में ऐसे होता है कि बहुत कम फ्लो होता है। सो ये दोनों जो कंडीशंस है वो एंड आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो है वो आने की वजह से ये ऐसे सिम्टम्स कम ज्यादा होना एक स्वाभाविक है, ये कॉमन है, नेचुरल है।
सो आयुर्वेदा के अनुसार रजो निवृत्त की जो बोला जाता है, ये वात की जो एक सिम्टम है या वात की वजह से होने वाली, इसमें जो भी सिम्टम्स हमको मिलते हैं वो वात के कारण मिलते हैं। क्योंकि ये जो कंडीशन होती है मेनोपॉज का, आपका जो एज होता है वो भी वात की तरफ जाने वाला होता है। आगे जाके आप एजिंग की तरफ झुकने वाले हो, आपका एज बढ़ने वाला है, आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो। सो बॉडी के अंदर वात का प्रमाण धीरे धीरे बढ़ने वाला है और उसी की ये शुरुआत है। देखा जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंडिंग है, लेकिन वात का प्रकोप का जो एज है आपका वो अभी शुरू होने वाला है। और इसीलिए ये नेचुरल मेंस्ट्रुएशन को तो स्टॉप करता है, लेकिन बॉडी में बहुत सारे चेंजेस भी उसकी वजह से होते हैं। सो क्या क्या कॉमन सिम्टम्स नॉर्मली अगर आप महिलाओं को देखो या पूछो तो आपको ये कॉमनली सिम्टम्स महिलाओं में दिखाई देते हैं। सबसे पहला हॉट फ्लशेस, गाल के ऊपर, आंखों के नीचे, नाक के साइड पे बहुत ज्यादा रेडनेस होता है, बहुत ज्यादा हॉट फ्लशेस उनको होते हैं। बर्निंग भी होता है, चेहरे पे होता है, आंखों में बर्निंग होता है, हैंड्स में या फीट्स में बर्निंग हो सकता है। इस टाइप का जो दाह है, क्योंकि ये अभी पित्त थोड़ा सा लास्ट एंड है अपने मेनोपॉजल का, मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी खत्म होने वाला है। तो वो खत्म होने के टाइम पे भी थोड़ा पित्त शरीर के अंदर बढ़ता है, उसकी वजह से ये सब सिम्टम्स आते हैं। सो हॉट फ्लशेस होना ये बहुत ही कॉमनली सिम्टम दिखाई देते हैं। उसी के साथ साथ मूड स्विंग्स, बहुत महिलाओं में ये प्रॉब्लम दिखाई देता है कि मूड स्विंग्स होना। कभी कभी बहुत खुशी का माहौल रहता है, बहुत खुश रहती है महिलाएं, और कभी कभी एकदम दुखी, डिप्रेशन, या कुछ समझ में नहीं आता है, सब कुछ अच्छा है लेकिन फिर भी बुरा लगता है, रोने का मन करता है। ऐसे सब सिम्टम्स भी महिलाओं में दिखाई देते हैं। तो ये जो मूड स्विंग्स होते हैं इसका भी कारण है कि वात प्रकोप, शरीर में जो वात अभी धीरे धीरे बढ़ने वाला है उसका एक इंडिकेशन है, और जिसकी वजह से शरीर में ये जब सभी जो सिम्टम्स है इमोशनल लेवल पे। और मेन रीजन इज हार्मोनल इम्बैलेंस, जो हार्मोन्स की जो कमी बॉडी के अंदर डेवलप होती है, ईस्ट्रोजन की और प्रोजेस्टेरोन की कमी, हार्मोनल जो एज आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी बंद होने का टाइम हो गया है, इसकी वजह से हार्मोन्स की कमी हो जाती है। बहुत एलोपैथी में उसके लिए हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी किया जाता है, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी का ये नेचुरल फिनोमिनॉन है। बॉडी ने अभी उसको, क्योंकि उसकी अभी रिक्वायरमेंट जो थी इतने सालों तक प्रेगनेंसी प्लान करना, बच्चे को डिलीवर करना, दूध पिलाना, वो सब रिक्वायरमेंट अभी कम हो चुकी है, और इसीलिए हार्मोन्स का जो प्रमाण है वो कम हो जाता है। परंतु वो सडनली कम होने की वजह से कुछ महिलाओं को वो सहन नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से ये मूड स्विंग्स होना, मूड में बहुत ज्यादा चेंजेस दिखाई देते हैं, और उसका प्रॉब्लम उनको भी होता है और शायद उनके फैमिली मेंबर्स को भी उसको सहन करना पड़ता है। इंसोम्निया एक ऐसा सिम्टम है कि जिसमें महिलाओं को नींद ही नहीं आती है। सोने को जाते हैं लेकिन एक एक दो दो घंटा ऐसा ही चला जाता है, लेकिन उनको नींद नहीं आती है। चलो नींद आ भी जाती है तो बीच में 1 या 2 घंटे के बाद नींद खुल जाती है और फिर वापस से नींद ही नहीं आती है। तो ऐसे सब सिम्टम भी हो सकते हैं। जॉइंट में पेन होना, बोन्स में वीकनेस होना, बहुत सारी महिलाओं को बॉडी एक, लेग्स में पेन, कमर में दर्द, ये सब सिम्टम्स भी होते हैं जो मेनोपॉजल एज होता है वो पीरियड के दरमियान। उसी के साथ साथ वेट गेन होना, बहुत ज्यादा वजन बढ़ना, ये भी एक बोलते ना एक लक्षण है, एक सिम्टम है कि जिसमें अचानक से, अभी तक तो 42 तक नॉर्मल एज था, एक मेंटेन वजन था, परंतु अचानक से अभी वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। सो अचानक अगर वजन ये बढ़ रहा है, दैट मीन्स देयर इज सम इंडिकेशन कि आपको थोड़े हार्मोनल चेंजेस हो चुके हैं बॉडी के अंदर और मेनोपॉजल की तरफ आप जा रहे हो। सो ये हो सकता है। वजाइनल ड्राइनेस होता है, बहुत ये भी बहुत कॉमनली हम पेशेंट देखते हैं रेगुलरली। ये हफ्ते में 2 या 3 पेशेंट तो ऐसे मेनोपॉजल सिम्टम्स के आते ही है। सो वजाइनल ड्राइनेस जिसमें होता है कि वजाइना का जो एरिया होता है वहां का भी जो नॉर्मल सिक्रीशन होता है, जो नॉर्मल हमारे जो बॉडी के हार्मोन्स नेचुरल लेवल पे होते हैं, नॉर्मल लेवल पे होते हैं, तो वजाइनल सिक्रीशन सही तरीके से होते हैं, जो लुब्रिकेशन वहां का होता है वो मेंटेन रहता है। परंतु जब हार्मोन्स की कमी शरीर में हो जाती है, उसकी वजह से वजाइनल एरिया में वजाइनल जो ग्लैंड्स होती है वो अच्छे तरीके से वो जो सिक्रीशन है वो सिक्रीट नहीं कर पाती है, और उसकी वजह से हमें वजाइनल ड्राइनेस ये सिम्टम्स आ सकता है। देन हेयर फॉल होना, स्किन में ड्राइनेस होना, ये सिम्टम भी होता है। उनके जो पीरियड्स है, जैसे मैंने बोला कि मेनोपॉजल का मेन इंडिकेशन या कैसे हमको समझ में आता है, तो हमारे पीरियड्स सबसे पहले इरेगुलर हो जाते हैं। जो मंथ टू मंथ, एवरी 28 डेज, एवरी 30 डेज जो साइकिल आ रही थी, अभी अचानक से ऐसे हो जाता है कि कभी 2 महीने 4 महीने आती ही नहीं है।
या फिर बहुत जल्दी जल्दी आ रही है, ऐसा भी हो सकता है। सो ये सभी बहुत जल्दी आना या बहुत लेट होना, ये इरेगुलर पीरियड का एक सिम्टम है। ये उसकी वजह से मेनोपॉजल सिम्टम्स की वजह से हो सकता है। और उसके साथ नाइट में नींद तो नहीं आती है या नींद आ भी जाती है कभी कभी, तो बीच में लेडीज उठ के बैठ जाती है, उनको बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो जाता है। ऐसा भी एक सिम्टम्स देखने को मिलता है। ऐसे ये कॉमनली सिम्टम, कभी कभी चिल्स आना, बहुत ज्यादा ठंडी लगने जैसा, या बहुत ज्यादा जो ड्राई हो स्किन को, स्किन या बालों में ड्राइनेस महसूस होना, बाल झड़ना, क्योंकि बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है एज के हिसाब से भी। तो उसकी वजह से भी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से हेयर्स का प्रॉब्लम, हेयर्स में ड्राइनेस होना या वहां पे झड़ना, ये डैंड्रफ डेवलप होना ड्राइनेस की वजह से, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। सो ये कॉमनली देखे जाने वाले सिम्टम्स हैं, परंतु इसके अलावा भी बहुत सारे कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं कि जो वेग होते हैं, पता नहीं चलता है कि ये किसकी वजह से हो रहा है, बट ऐसे भी महिलाओं में सिम्टम दिखाई देते हैं कि कहीं पे भी बॉडी में ईचिंग होना या अलग ही कुछ फीलिंग आना कि जो समझ में नहीं आता है किसकी वजह से हो रहा है, लेकिन उनको बीच में ही बहुत अच्छा लगने लगता है, बहुत बुरा लगने लगता है, कुछ कारण नहीं होता है। या कभी इंडाइजेशन में कम ज्यादा, या कभी बहुत अच्छे से सब कुछ खाते हैं तो डाइजेशन हो जाता है, कभी कभी बिल्कुल सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। सो ऐसे मल्टीपल ये जो मेनोपॉजल सिम्टम्स है, ये बॉडी के कोई भी सिस्टम से निगडित हो सकते हैं। दीज आर द कॉमन सिम्टम जो बुक में लिखे गए हैं, परंतु प्रैक्टिकली जब हम लोग देखते हैं तो फीमेल में कोई भी सिस्टम से निगडित ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। स्टार्टिंग में पता नहीं चलता है कि ये किसकी वजह से आ रहे हैं, बट यस कभी कभी ऐसे होता है कि वो, क्योंकि हार्मोन्स जब चेंज होते हैं बॉडी के हर एक बॉडी पार्ट, हर एक सिस्टम में उसका इम्पैक्ट, और उसकी वजह से कोई भी सिस्टम, जीआई सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, स्किन हो, मसल्स हो, कहीं पे भी ये प्रॉब्लम या उसके इंडिकेशंस या सिम्टम्स दिखाई पड़ सकते हैं। यस, अभी आयुर्वेदा के अगर से देखें तो ये जो सिम्टम्स है उसका मेन रीजन है वात और पित्त, जो एबनॉर्मल जिसको हम लोग बोलते हैं वात की दृष्टि और पित्त की दृष्टि, और उसी के साथ साथ डिक्लाइन ऑफ शुक्र धातु। जैसे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं तो शुक्र धातु, शरीर के अंदर का जो शुक्र धातु है वह कम हो जाता है। शुक्र इज नॉट ओनली रिलेटेड विद स्पर्म्स या ओवम, जो बीज है उसके रिलेशन में नहीं है, परंतु ये एक सप्त धातु है। अगर आयुर्वेद के कंसेप्ट को आप समझोगे तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 हमारे धातु है जो हमारे शरीर का पोषण करते हैं, धारण करते हैं, जिसकी वजह से हम हमारी लाइफ को सही तरीके से जी पाते हैं। उसमें से भी जो शुक्र धातु है, धीरे धीरे उसका पोषण कम हो जाता है, उसका जो डिक्लाइनिंग जो नेचर है वो चालू हो जाता है 45 के एज के बाद। और इसीलिए ये सभी सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि शुक्र धातु पूरे शरीर में व्याप्त है। ऐसा नहीं किसी को रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही है या वहीं पे है, बट परंतु वो सर्व शरीरगत ऐसा वो शुक्र है। उस पूरे शरीर में जहाँ पे भी उत्पत्ति होती है, जहाँ पे भी सेल्स का डिवीजन होता है, वहां पे शुक्र धातु का कार्य दिखाई देता है। सो इसीलिए शुक्र धातु के कार्य का डिक्लाइनिंग मोड पे जाने की वजह से ये सिम्टम्स या जो भी प्रॉब्लम्स है वो होते हैं। एजिंग प्रोसेस ये नेचुरल है, ये कि 45 के बाद हमको सबको पता है कि बाल थोड़े थोड़े सफेद होने लगते हैं, दांतों में प्रॉब्लम आता है, घुटनों में, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो दिस इज द जरा अवस्था, एजिंग प्रोसेस अभी चालू हो गया है और इसकी वजह से ये सब सिम्टम्स आपको डेवलप होना शुरू हो गए। बट आप अगर उसको सही तरीके से एक्सेप्ट करते हो, समझ के लेते हो, तो डेफिनेटली इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम या तकलीफ नहीं होती है। सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट, व्हाट इज द गोल ऑफ आयुर्वेदिक केयर? हम लोग जब भी बोलते हैं कि मेनोपॉजल के ड्यूरिंग आयुर्वेदा की केयर या आयुर्वेदा की हेल्प आप ले लो, सो व्हाट डज इट मीन? आयुर्वेदा वहां पे आपको कहाँ पे हेल्प कर सकता है? सो आयुर्वेद आपको ये वात और जो बढ़ा हुआ पित्त है उसको बैलेंस करने के लिए मदद करता है। क्योंकि ये जो हॉट फ्लैशेस वाला सिम्टम है, या जिसमें बहुत हेवी ब्लीडिंग हो रहा है, उस कंडीशन में बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि महिलाओं को फिर हिस्टेक्टोमी, या बहुत ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, अभी कुछ जरूरत नहीं है तो जो थैली है या यूटेरस उसको निकाल दो या ओवरीज को निकाल दो, ऐसा एडवाइस गायनेकोलॉजिस्ट देते हैं। परंतु आयुर्वेद के अनुसार हमारी यही कोशिश रहती है कि ये सभी जो ऑर्गन्स है भगवान ने हमको जो दिए हैं,
अगर अगर उसका काम हो भी चुका है लेकिन वो शरीर में रहना आवश्यक है, अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान ने खुद उसको निकाल दिया होता। परंतु वो ऑर्गन्स निकालना ये कोई पर्टिकुलर नहीं है, परंतु जिसकी जो इम्बैलेंस वहां पे हो रहा है, जो दोषास की वजह से इम्बैलेंस हो रहा है, उसको बैलेंस करने का काम आयुर्वेदिक मेडिसिन या आयुर्वेदिक केयर के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। देन जो शुक्र धातु का क्षय हुआ है या शुक्र धातु अभी डिक्लाइनिंग मोड पे गया है, तो उसको पोषण देना ये भी हमारा एक काम है। अगर उसकी पुष्टि होती है, उसको पोषण मिलता है, तो डेफिनेटली ये सब सिम्टम्स कम हो जाते हैं और कोई तकलीफ भी आपको नहीं होती है। और शुक्र धातु का पोषण तभी होता है जब बाकी के धातुओं का पोषण होता है, कि दिस इज द चेन है ये, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अगर रस धातु का पोषण अच्छे से होता है तो रक्त का, रक्त के बाद मांस का, मांस के बाद मेद, अस्थि, मज्जा और फिर शुक्र का। तो ये पहले के जब धातु का पोषण सही तरीके से अगर हम लोग करते हैं, किसी भी डाइट से बोलो या बाकी कोई भी मीन्स से बोलो, तो डेफिनेटली हमारी शुक्र धातु का भी पोषण सही तरीके से होता है और बॉडी को अगर नरिशमेंट मिलता है तो ये सिम्टम्स आपके कम हो सकते हैं। देन जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से मूड स्विंग्स होना, इंसोम्निया, ये सब सिम्टम्स आते हैं, उसके लिए माइंड को कंट्रोल करना, माइंड को शांत करना, हमारे इमोशंस को कंट्रोल में रखना, थोड़ा काम हम लोग रह सके, इसके लिए कोशिश करना, या हमारी कुछ हॉबीज है उसको हम लोग एक्लेमेटाइज कर सकते हैं, उसको हम लोग थोड़ा डेवलप कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम हमारे माइंड को थोड़ा सेटल कर सकते हैं। देन हमारे बोन्स एंड जॉइंट्स का जो प्रॉब्लम होता है, जहाँ पे ये दर्द है जॉइंट्स में या बोन्स में, तो उसके लिए उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए कुछ एक्सरसाइज आप कर सकते हो, उसके लिए कुछ कैल्शियम का सप्लीमेंट आप ले सकते हो, डाइट में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जिसकी वजह से बोन्स और जॉइंट की आपकी हेल्थ मेंटेन रहे, अच्छी रहे और आगे जाके आपको कोई सिम्टम्स या प्रॉब्लम ना हो। एंड प्रमोट द ग्रेसफुल एजिंग। एजिंग तो आपका होने वाला है, कोई उसमें ये नहीं है, परंतु एजिंग वो ग्रेसफुल होना चाहिए, अच्छी तरीके से होना चाहिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन या बहुत ज्यादा तकलीफदायक ऐसे ना हो। जैसे हम लोग होते हैं ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट का इंप्रूव करना, यही मेन इंपॉर्टेंट इसमें प्रोटोकॉल है, क्योंकि मेनोपॉज को हम लोग रोक नहीं सकते हैं या एजिंग को हम लोग रोक नहीं सकते हैं, परंतु जो एजिंग होने वाला है वो अच्छी तरह सही तरीके से आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपका एज बढ़े, उसके वो बढ़ते समय जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रहे उसके साथ आप आपके बॉडी कोप अप करे सही तरीके से, तो आपको आगे जाकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। इसीलिए आपको ये जो पीरियड है, इसमें आयुर्वेदा बहुत अच्छी तरीके से हेल्प आउट कर सकता है। सो आयुर्वेदा में किस तरीके से डाइट हम लोग लेने के लिए बोलते हैं। सो सभी को पता है कि आयुर्वेदिक जो डाइट रेजिम होता है वो हेल्दी डाइट के ऊपर फोकस करता है, जो सात्विक डाइट के ऊपर फोकस करता है, और जो भी जंक फूड है उसको अवॉइड करने के ऊपर फोकस करता है। तो डेफिनेटली वार्म, जो गर्म खाना है, जो फ्रेश खाना है, जो लघु अन्न है, जो इजीली डाइजेस्टेबल होता है अपने बॉडी को, क्योंकि अभी आपकी एज जैसे प्रोग्रेस हो रही है, जैसे वैसे ही आपकी डाइजेशन सिस्टम भी थोड़ी स्लगिश हो चुकी है। सो अगर आप पहले आप बोलोगे कि 25-30 के एज में तो मैं सब कुछ खाती थी, लेकिन अभी मुझे वो हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी आपकी एज के हिसाब से आपकी डाइजेशन सिस्टम या डाइजेशन जो पावर है वो भी थोड़ी थोड़ी कम हो चुकी है। ये ये सिस्टम को अगर आप समझ के लेते हो और अपने डाइट में थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी तरीके से बेनिफिट मिलता है। सो इजीली एक्सेप्टेबल फूड जो है, इजीली डाइजेस्टेबल फूड जो लघु अन्न है, उसी को आपको खाना है। घर घर पे बना हुआ सब्जी, रोटी, दाल, चावल, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, बहुत ज्यादा बासा खाना, इसको आपको अवॉइड करना है। मिल्क का सेवन आप कर सकते हो, लेकिन वो जो मिल्क है प्योर देसी गाय का घी और मिल्क, यही आपको लेना है। तो गिर गाय का दूध और उसका घी आप ले सकते हो। सीसम के सीड या तो तिल के जो बीज होते हैं, वह भी स्निग्ध सार से युक्त होते हैं, जो वात को कम करने के लिए मदद करते हैं, और जो शरीर में आपके कैल्शियम का भी सप्लीमेंट ऐसे आपको डाइट के माध्यम से मिल सकता है। आलमंड का सेवन आप कर सकते हो। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का ज्यादा मात्रा में आपके खाने में आपको रखना है। मूंग दाल, होल ग्रेन्स, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं मिलेट्स का उपयोग, अगर आप ये वाले टाइम पीरियड में आप करते हो, तो क्योंकि वो इजीली एक्सेप्टेबल होते हैं, इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं, उसमें ग्लूटेन नहीं होता है, जो बॉडी में चिपकता नहीं है और डाइजेशन सिस्टम का काम इजी करता है। और इसीलिए जितने आप मिलेट्स का इस्तेमाल करो, होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करो, मूंग दाल, चावल का इस्तेमाल करते हो, तो डेफिनेटली वो खाना आपको पोषण भी देता है और कोई नुकसान भी नहीं करता है। जो स्पाइसी फूड, फ्राइड फूड, पैकेज फूड, ये कम करना है। एक्सेसिव टी, कॉफी, अल्कोहल, इसको भी आपको अवॉइड करना है। और सबसे इम्पोर्टेंटली जैसे सीसम के सीड, जो मैंने बोला, तिल के जो
सीड्स होते हैं, काले तिल बोलो या सफेद तिल, दोनों भी। सो उसमें कैल्शियम का जो स्रोत है बहुत ज्यादा है। तो उसको अगर आप डेली 1 चम्मच सीसम के सीड्स सुबह उठ के खाली पेट उसको चबा चबा कर अगर आप सही तरीके से खाते हो, तो डेफिनेटली वो आपके बोन्स पेन, जॉइंट्स पेन में भी बेनिफिट करेगा। और आपके जो मेनोपॉजल सिंड्रोम्स है उसको कम करने के लिए, वात के कारण होने वाले जो भी ड्राइनेस है, इंसोम्निया है, ये सब सिम्टम को, मूड स्विंग्स है, उसको कम करने के लिए भी मदद कर सकता है। कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां है, उनका भी आप सपोर्ट ले सकते हो, क्योंकि ये जो सब आयुर्वेदिक दवाइयां है ये सेफ है। और ये जो मेनोपॉजल पीरियड है उसके लिए ये वरदान के जैसे साबित होती है। सो शतावरी है जो हमारे नॉर्मली सभी को लगता है कि बच्चे को दूध पिलाने के लिए जब दूध नहीं आता है ना, तभी दिया जाता है। बट शतावरी ये जो वनस्पति है इसको स्त्रियों का मित्र बोला गया है। स्त्रियों के लिए बहुत ज्यादा वरदान जैसी ये साबित होती है। तो कोई भी एज हो फीमेल बॉडी का, फीमेल के छोटे एज से लेके पूरे में तक बुढ़ापे में भी शतावरी वहां पे आपको मदद करती है, क्योंकि ये शीत वीर्यात्मक है, पित्त को कम करने वाली है, कटु रसात्मक है, लेकिन पोषण करने वाली रसायन भी है। सो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करती है। और हमारे शरीर का जो वात है उसको कम करने के लिए, शरीर के धातुओं को पोषण देने के लिए मदद करती है। उसी के साथ साथ अश्वगंधा जो हमारे माइंड के ऊपर भी अच्छा काम करती है। लोगों को लगता है कि अश्वगंधा सिर्फ पुरुषों को ही लेना है या पुरुषों को उनके सेक्सुअल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए दी जाती है। बट नहीं, अश्वगंधा ये बहुत बोलते ना, उसका जो व्याप्ति है बहुत बड़ी है। बहुत अलग अलग बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। परंतु अगर मेनोपॉजल के रिलेशन में देखें तो इसको मेनोपॉजल एज की महिलाओं को खास के दिया जाता है। उनकी जो स्ट्रेस है या इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से, उसको कम करने के लिए अश्वगंधा अच्छी नींद आने के लिए भी बहुत लाभकर साबित होती है। तो अगर आप रात को 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण गर्म पानी के साथ या दूध के साथ अगर आप लेते हो तो आपको अच्छी नींद आने के लिए भी बहुत मदद मिलती है। आपका माइंड काम और स्टेबल रहने के लिए फायदा होता है। तो ऐसे अश्वगंधा का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। गुडुचि चूर्ण ये भी एक रसायन औषधि है जो इम्यूनिटी को बूस्टिंग करता है। अपनी ओवरऑल बॉडी की अगर पावर या इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो ये कुछ भी चेंजेस जो हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी के ऊपर ज्यादातर आपको नहीं दिखाई देगा। इसीलिए गुडुचि रसायन औषधि है जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बेसिकली बूस्टिंग करने के लिए मदद करता है। गुगुड़ कल्प हम लोग देते हैं, महायोगराज गुगुड़ है, आभा गुगुड़ है, लाखुड़ है, जो कि जॉइंट एंड बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए मदद करते हैं, उनको सपोर्ट देने के काम करते हैं। और त्रिफला एक ऐसा चूर्ण है कि जो जैसे हमने देखा कि 45 के बाद एज भी अभी एजिंग की तरफ जा रहा है, सो डाइजेशन सिस्टम भी इम्पैक्टेड है। तो उस वक्त अगर त्रिफला का चूर्ण रेगुलरली थोड़े दिन के लिए अगर आप लेते हो तो डाइजेशन भी इंप्रूव होता है। आपकी बॉडी के जो भी टॉक्सिन्स है उसको भी बाहर निकालने का काम ये त्रिफला चूर्ण करता है। और आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए आपकी जो हार्मोनल या सभी सिस्टम है वो मेंटेन करने का काम त्रिफला चूर्ण से हो सकता है। उसी के साथ साथ हर्बल सपोर्ट में हम लोग मेनोपॉजल एज में खासकर रसायन चूर्ण, जो कि गुडुचि, आमलकी और गोक्षुर का कॉम्बिनेशन होता है, वो चूर्ण भी हम लोग पेशेंट को देते हैं, जो बहुत ही लाभकर साबित होता है मेनोपॉजल के सभी सिम्टम्स को कम करने के लिए। तो इस रसायन चूर्ण का भी इस्तेमाल करते हैं। परंतु ये सभी औषधियों का उपयोग आपके नजदीकी जो भी वैद्य होंगे जहाँ पे आप रहते हो, आजू बाजू में जो भी आपके कंसल्टिंग वैद्य होंगे, उनको मिलके आपकी प्रकृति के अनुसार और आपके बॉडी के अनुसार आपको डोज और कॉम्बिनेशन वो डॉक्टर आपको दे सकते हैं। लाइफस्टाइल और योगा में आप कुछ चेंजेस कर सकते हो कि अर्ली जल्दी सोना, जल्दी उठना, ये तो सभी के लिए है, बट यस ये एज में ज्यादातर आपको फोकस करना चाहिए। डेली ऑयल का मसाज करना, अभ्यंग करना, ये भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अभ्यंग तो वैसे तो आयुर्वेद के अनुसार अगर हम लोग देखें तो अभ्यंगम आचरेत नित्यम, अभ्यंग को डेली करने के लिए बोला है, जो हमारी शरीर का वात को बैलेंस करता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। ये जो मेनोपॉजल एज है इसमें तो हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा मात्रा में होने वाला है और वात का इम्बैलेंस होने वाला है। सो पहले से ही अगर हम लोग आफ्टर 40-45 अगर हम लोग एक आदत डाले कि डेली अपने बॉडी को अभ्यंग करें, नहीं डेली हो रहा है तो हफ्ते में एक बार तो कम से कम, जब आपको चांस मिले, सिंपल घर पे जो तिल का तेल होता है वो अगर डेली नहाने के पहले, वो आपके बाथरूम में ही आप उसको रख सकते हो। जस्ट नहाने से पहले पूरे बदन पे, पूरी बॉडी पे आप तेल को लगा दो, अच्छी तरीके से थोड़ा हल्का सा मसाज दे दो और 10 या 15 मिनट तक वहीं पे रुको या बाकी के कुछ काम करो।
तब तक वो ऑयल आपके बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब हो जाएगा। और बाद में अगर आप स्नान करते हो तो डेफिनेटली इस अभ्यंग का भी बहुत अच्छी तरीके से लाभ आपको देखने को मिलेगा। आपकी एजिंग को ग्रेसफुल करने के लिए ये अभ्यंग बहुत ही लाभकर साबित हो सकता है। देन योगा एंड प्राणायाम करना, कुछ भी एक्सरसाइज आप कर लो, योगा का क्लास लगा दो या वॉकिंग करो, डांसिंग करो, जुम्बा का क्लास लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट डू सम फिजिकल एक्टिविटी जिसमें कि आपकी फिजिकल बॉडी थोड़ी मेंटेन रहे, जो टॉक्सिन्स है उसके अंदर, जो भी स्टिफनेस आया है उसको थोड़ा रिलीज मिले, और आपकी जो एक्टिव मोड है आपका फिर से एक बार मेंटेन होने के लिए आपको ये जरूरत डेफिनेटली करना चाहिए। प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हो। भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है कि जो आपके 45 के एज के बाद, जैसे किसी को वजन बढ़ना, फिर बीपी होना, कोलेस्ट्रॉल होना, ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और साथ साथ में ये मेनोपॉजल सिंड्रोम। सो पता नहीं चलता है किसकी वजह से क्या हो रहा है, परंतु भ्रामरी प्राणायाम ये सभी के लिए एक ही ऐसी एक क्रिया है कि अगर आप उसको करते हो तो बॉडी के टॉक्सिन्स निकालने का भी काम करती है, बॉडी को पोषण देने का भी काम करती है, ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत अच्छी तरीके से बॉडी को उसकी वजह से मिलता है, और आपके माइंड को काम करने के लिए, सेटल करने के लिए, शांत करने के लिए, आपके बीपी को मेंटेन करने के लिए, बढ़ा हुआ जिनका बीपी है वो भी धीरे धीरे अगर रेगुलरली भ्रामरी प्राणायाम करते हो तो धीरे धीरे वो नॉर्मल लेवल पे आने के लिए मदद मिल सकती है। तो इस तरीके से भ्रामरी प्राणायाम आप नित्य नियम से 10 मिनट के लिए अगर आप डेली करते हो तो उसका बहुत अच्छा लाभ आपको मिलता है। उसी के साथ साथ आप ओंकार चैंटिंग भी कर सकते हो। ओम ऐसे दीर्घ श्वसन करके दीर्घ श्वास अंदर लेना है और श्वास छोड़ने के टाइम पे ओम का उच्चारण करना है, जिसको हम लोग ओंकार चैंटिंग बोलते हैं। तो ये अगर आप 10 मिनट करते हो, वो भी आपके माइंड को काम करने के लिए और आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम बहुत अच्छी तरीके से करता है। तो वो आप कर सकते हो। शवासन जिसको हम लोग योग निद्रा बोलते हैं, तो योग निद्रा भी आपकी बॉडी को जानी पूर्वक, जिसको बोलते हैं ना जानबूझकर हमारी बॉडी को हमको रिलैक्स करना है। जब हम लोग सोते हैं तो वो अलग होता है, लेकिन शवासन में या चैतन्यासन हम उसको बोलते हैं, योग निद्रा जो है इसमें हम लोग सोते नहीं है, परंतु जगे हुए हैं, परंतु बॉडी को हमने रिलैक्स करके रखा है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो क्रिया है, ये आपको रेगुलरली करनी चाहिए। सूर्य नमस्कार जेंटली, क्योंकि अभी एज बढ़ चुका है, सो एकदम यंग एज में जैसे आप सूर्य नमस्कार करते थे फास्ट फास्ट, वैसे आपको नहीं जमेगा, परंतु स्लोली एंड स्टेडीली जितने आपकी बॉडी के हिसाब से आपको पॉसिबल है, जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है बेंडिंग करने के लिए, उतने प्रमाण में आपको फॉलो करके इस सूर्य नमस्कार को भी करना आवश्यक है, जो आपकी पूरी सिस्टम्स को, बॉडी के हर एक सिस्टम को अच्छा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए मदद करता है। आयुर्वेदा में कुछ पंचकर्मा ट्रीटमेंट भी हम लोग इसके लिए किए जाते हैं, क्योंकि जो मेनोपॉज है ये, जैसे मैंने बोला कि कोई बीमारी नहीं है, परंतु एक सिम्टम है, ये नेचुरली होने वाली एक प्रोसेस है। तो उसमें स्पेसिफिकली अभ्यंग जो आप घर पे भी कर सकते हो या क्लिनिक में आकर, मेरे कुछ ऐसे पेशेंट है कि जो हफ्ते में एवरी सैटरडे या एवरी संडे एक एक घंटा आकर वो मसाज करके, स्टीम बाथ लेके, बाकी का सब नस्य, आष्टोतन, कास्य थाली मसाज वो सब करके जाते हैं। सो उनको एक एक उन्होंने प्रोटोकॉल बना दिया है कि नहीं, अपने लिए हमको इतना 1 घंटे का टाइम हफ्ते में निकालना ही है और अपना ये ट्रीटमेंट कराना है। सो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आपके आजू-बाजू में जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे आप कर सकते हो। शिरोधारा अगर बहुत ज़्यादा लेवल पे ये सिम्पटम्स बढ़ते हैं, तो फीमेल उनकी डेली जो रूटीन लाइफ है वो सही तरीके से जी नहीं पाती है, और मेंटल डिस्टर्बेंसेस या मूड स्विंग ज़्यादा होते हैं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। उस कंडीशन में शिरोधारा का बहुत अच्छा एक बेनिफिट हमको मिलता है, जो स्ट्रेस को कम करने के लिए, नींद नहीं अच्छी आती है उसके लिए बहुत ही लाभकर साबित होता है। तो शिरोधारा में अलग-अलग जो मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं, उसका सर के ऊपर यहाँ पे जो एक कंटिन्यूअसली एक धारा, पोरिंग ऑफ ऑयल वहाँ पे किया जाता है, जो कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, ओवरऑल हमारी सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हमारी होल बॉडी पे उसका इम्पैक्ट होता है। हमको लगता है शिरोधारा यहाँ पे करे तो सिर्फ यहीं पे इफेक्ट आता है, नहीं, परंतु उसका इम्पैक्ट पूरी बॉडी पे हमको दिखाई देता है। देन मेडिकेटेड एनिमा, जिसको कि हम लोग बस्ती बोलते हैं, ये जो ट्रीटमेंट है यह भी बहुत बेनिफिट देती है पेशेंट को, जिनमें वात का इम्बैलेंस बहुत ज्यादा हुआ है, जिसमें बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, जिसको डाइजेशन के इश्यूज हो रहे हैं, या जिनको ये जो एमसी है ये बहुत रेगुलर या लेट आ रही है, सही तरीके से नहीं आ रही है, उसके साथ-साथ प्रॉब्लम हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है।
ऐसी कंडीशन में जो अटका हुआ वात है वहां पे, उसको निकालने के लिए, उसको अनुलोमन करने के लिए ये बस्ती चिकित्सा बहुत ही मदद करती है। तो जिसमें कि तेल का और काढ़े का या अल्टरनेट डे हम लोग बस्ती मतलब कि संडास की जगह से गुद मार्ग से हम लोग ये दवाइयां प्रविष्ट करते हैं, जिसको कि बस्ती चिकित्सा ऐसे कहा जाता है। तो वो भी चिकित्सा यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। एंड देन आता है रसायन चिकित्सा। जैसे मैंने बोला रसायन चूर्ण है या और भी कुछ औषधियां है, धात्री रसायन है, कुष्मांड अवलेह है, ऐसे अलग अलग दवाइयों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जिससे कि वो जो लेडी है मेनोपॉजल एज में, जिसको ये जो भी प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, उसकी बॉडी को हम लोग अच्छी तरीके से मेंटेन कर सके, ग्रेसफुल एजिंग उसका हो और बाकी के भी प्रॉब्लम्स उसके जो अलग सिस्टम्स के हैं वो भी कंट्रोल में रहे, इसके लिए वो मदद करती है। देन मेंटल एंड इमोशनल केयर लेना ये भी आवश्यक है। उसी के लिए मेडिटेशन करना, ओम चैंटिंग करना, नेचर के साथ में रहना। जब भी आपको चांस मिले तब आप थोड़े सा आपके आजू बाजू में अगर गार्डन है या कुछ जैसे बोलते हैं ना एक पहाड़ है, ऐसे जो भी नेचर के साथ आप जितना रह सकते हो, बाहर कुछ भी नहीं तो अपने बालकनी में अगर आपने कुछ पेड़ पौधे लगाए हैं तो उनके साथ में एक दिन के 10 मिनट सिर्फ बैठो, उनके साथ बातें करो, उनको टच करो, उनको फील करो। तो ये नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने से भी आपका जो माइंड है वो सेटल होता है, स्टेबल होता है और आपके ये सिम्टम्स कम हो सकते हैं। अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस आप दे सकते हो। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम बैलेंस, आई एम हेल्दी, आई एम नॉर्मल। ऐसे खुद को जितना आप पॉजिटिव फीड करोगे उतना आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि ये एज ऐसे होता है ना कि बाकी के घर के लोग जो अपने अपने काम में बिजी होते हैं, हस्बैंड उनके काम में, उनके करियर में, बच्चे अभी बड़े हो चुके हैं, वो उनके करियर में लग गए हैं और फीमेल अलोन या लोनलीनेस महसूस करती है और उसकी वजह से ये मेनोपॉजल का प्रॉब्लम तो है ही, परंतु ये फैमिली में जो उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है उसका भी एक इम्पैक्ट हो सकता है। अभी फैमिली वालों को समझाना पॉसिबल नहीं है। अगर मेरे क्लिनिक में पेशेंट आता है तो उनकी फैमिली को मैं समझाती हूँ, परंतु आपको खुद को ही बदलना पड़ेगा ना, बाकी के लोग बदलेंगे और आपको बेनिफिट मिलेगा ऐसा नहीं हो सकता है। सो अपने को खुद को उसके लिए ट्राई करना है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम बैलेंस, मेरे अंदर सब कुछ अच्छी तरीके से हो रहा है, मैं सब कुछ अच्छी तरीके से हैंडल कर सकती हूँ। ये अगर आप अपने आप को समझाते हो, रेगुलरली उसको पॉजिटिव एफर्मेशंस के माध्यम से अप्लाई करते हो, तो डेफिनेटली आपकी इमोशनल जो बैलेंस है या इमोशनल जो भी अप्स एंड डाउन्स मेनोपॉजल के एज के वजह से हो रहे हैं वो हो सकते हैं। प्रिवेंटिव केयर, ये आपको पता है कि ये एज होता है जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस है, हड्डियों का कैल्शियम कम होता है। सो रेगुलरली बोन का चेकअप करना, एक्सरे निकालना, अगर थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो आप एक्सरे निकाल के काउंटर चेक कर सकते हो। आपके वेट को मेंटेन रखना, अगर वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो उसको कम करने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करना, एक्सरसाइज करो, डाइट करो, योगा करो, ये जरूरी है। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करना, एवरी ईयर, एवरी 2 इयर्सली अगर आप रेगुलर हेल्थ चेकअप करते हो तो कुछ भी इम्बैलेंस उसमें दिखाई देता है तो आप अर्ली डायग्नोसिस होकर उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से कर सकते हो। और आपको एक्टिव रहना है, सोशली कनेक्टेड रहना है, क्योंकि जब हम लोग समाज के साथ, सोशली लोगों के साथ कनेक्टेड रहते हैं तो हमको पता चलता है कि सभी को ऐसा ही हो रहा है, मुझे ही नहीं हो रहा है। सो क्या होता है उससे एक, हाँ, मुझे जैसा हो रहा है ना सामने वाले को भी वैसा हो रहा है। सो दिस इज द वेरी कॉमन। ये जब पता चलता है तब हम लोग ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं, तब वो फीमेल भी इजीली उस प्रॉब्लम को या उस सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। इसीलिए सोशली कनेक्टेड रहना ये भी बहुत आवश्यक है। बहुत महिलाओं में ऐसे होता है कि इतने सालों तक फैमिली, घर, बच्चे, हस्बैंड, इसकी वजह से कभी भी वो घर से बाहर ही नहीं निकली होती है और अचानक से उनको अगर मैं बोलूँगी कि आप सोशली लोगों के साथ मिलो, कुछ ग्रुप बनाओ, पार्टीज़ को जाओ, एन्जॉय करो, भजन करो, तो उनको मज़ा नहीं आता। बोलते हैं मैंने अभी आज तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन दिस इज़ द एज, अभी आपका ये बोलते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी-सी कम हो चुकी है, घर बच्चे अपने-अपने काम पे लग गए, करियर पे लग गए। सो अभी आप टाइम निकालो अपने खुद के लिए। और अगर आप अपने लिए टाइम निकालते हो, कुछ अपने फ्रेंड्स का ग्रुप हो, सोसाइटी की लेडीज़ का ग्रुप हो, जहाँ पे आपको ऑफिस की लेडीज़ का अगर ग्रुप है, तो जहाँ पे आपको चांस मिले वहाँ पे सोशली कनेक्टेड होना शुरू करो। वो आपको आपके मूड को एलिवेट करेगा, आपके माइंड को स्टेबल करेगा और आप अपने आप को, आपकी लाइफ को अच्छी तरीके से और सही तरीके से जीने के लिए मदद कर सकते हो। सो अंडरस्टैंडिंग क्या करनी है आपको कि मेनोपॉज़ इज़ अ नेचुरल ट्रांजिशन, है ना? इट इज़ नॉट अ डिसीज़।
ये टेक होम मैसेज है कि आपको ये समझना है कि ये डिसीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बट दिस इज अ नेचुरल ट्रांजिशन। नेचुरली ये स्टेज से दूसरे स्टेज में आप जा रहे हो, दैट्स इट ओनली। इतना ही आपको समझना है। आयुर्वेदा की और ये बाकी डाइट जो में चेंजेस जो भी मैंने बोले, उससे आपको आपके बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट को बैलेंस करने के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या आयुर्वेदिक मोडालिटीज आपको मदद कर सकती है। बट अगर आपने सही तरीके से अपनी केयर ले ली, अपनी अपने बॉडी का, माइंड का, स्पिरिट का सही तरीके से ख्याल रखा, तो आप डेफिनेटली हेल्दी, हैप्पी एंड ग्रेसफुल एजिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हो। आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, और आपका मेनोपॉज कब आया, कब चला गया, ये भी आपको नहीं समझ में आएगा। सो मेनोपॉज इज द पॉज दैट एम्पावर्स। अगर ये सब जैसे मतलब ना सोशली कनेक्टेड हो जाओ, बाकी के कुछ एक्सरसाइज करो, योगा का क्लास लगाओ, जुम्बा का क्लास लगाओ, मेडिटेशन करो, तो शायद ऐसे होता है, कितनी सारी मेरी पेशेंट है कि जो मेनोपॉज के एज के बाद और ज्यादा एम्पावर हो गई है, कि उनको पता ही नहीं था कि अरे अपने अंदर इतनी सारी क्वालिटीज है। अभी वो अलग अलग सोशल गैदरिंग में उनको बुलाया जाता है, उनकी जो भी कला है, जो कौशल्य है, उनके अंदर जो एबिलिटी है, उसका वो लोगों के बेनिफिट के लिए मदद करती है, उनको ज्ञान देती है। सो दिस इज मेनोपॉज की वजह से क्या हो गया, उल्टा वो एम्पावर हो गए। उनको पता चला कि आप अपने अंदर क्या क्या पावर्स है, और उसको हम लोग किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं लोगों की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए। सो आप इस मेनोपॉज को अगर सही तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड से अगर आप देखोगे, सो दिस इज नॉट द डिसीज, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम, बट दिस इज द ब्लेसिंग। अगर आप उसको ब्लेसिंग के तरीके से एक्सेप्ट करोगे, तो डेफिनेटली आपको और ज्यादा ब्लेसिंग उससे मिल सकते हैं। सो आपकी हेल्थ, ये आपकी स्ट्रेंथ है, और आपका ग्रेस भी है। जितनी आप हेल्दी रहोगे, जितना आप उतने आप स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी, और उतना आप ग्रेस आपके अंदर दिखाई देगा, और आपको सब लोग बोलेंगे अरे यार ये तो अभी और ज्यादा अच्छी लगने लगी है। आपके अंदर तो और ज्यादा पावर आपको खुद को और आपके आजू बाजू के लोगों को भी महसूस होने लगेगी। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। और जो भी मेनोपॉजल एज की जो लेडीज है, या जो भी महिलाएं हैं, उनको यही एक निवेदन है कि अपने मेनोपॉज को सही तरीके से अगर आप समझ के एक्सेप्ट करके, उसको अंडरस्टैंड करके अगर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो, सो डेफिनेटली ये मेनोपॉज आपको तकलीफ देने वाला नहीं होगा, परंतु वो आपके लिए एक वरदान के जैसे साबित हो सकता है। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल विथ हेल्दी, हैप्पी एंड डिवाइन लाइफ अहेड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये आपको किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। मैंने आपको अनम्यूट करने का चांस दिया है। यस।